गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ेंगे और एक्सटेंशन एजुकेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह था संचार। और संचार के अर्थ के बारे में हम पढ़ चुके थे, इसकी डेफिनेशंस हमने जान ली थी। इसके अलावा संचार के हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है या क्या महत्ता है, यह भी हमने चर्चा कर ली थी। और आज हम जानते हैं कि संचार कितने प्रकार से हो सकता है या संचार के क्या प्रकार हैं। संचार के प्रकारों की जब मैं बात करती हूँ तो दो प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। एक वर्गीकरण जो है वह इस पर बेस्ड है कि संचार कितने लोगों के मध्य हो रहा है और उन लोगों के बीच में जो पारस्परिक संबंध हैं वो किस प्रकार के हैं। इसके अलावा दूसरा और वर्गीकरण है, उसमें संचार के माध्यम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है कि संचार के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया गया है। तो हम ये जो दोनों प्रकार के वर्गीकरण हैं उसकी चर्चा इस क्लास में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संचार जब लोगों के मध्य में होता है तो वह किस प्रकार से होता है या उसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। संचार के वर्गीकरण में सबसे पहले आता है वैयक्तिक संचार, जिसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इंटरपर्सनल यानी जब दो लोगों के बीच में संचार होता है तो वह इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है उसे, या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या वैयक्तिक जो है संचार कहा जाता है। इसमें जब दो लोग आपस में बात करते हैं या तीन या चार लोग भी, जब वो आपस में किसी बात पे चर्चा कर रहे होते हैं या उनमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को कोई बात बता रहा होता है या कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई बात कह रहा होता है या पूछ रहा होता है या किसी चीज के बारे में बता रहा होता है, तो ये सारे के सारे हम लोग जो आपस में नॉर्मली जो इंटरैक्शन करते हैं वो वैयक्तिक संचार के माध्यम से ही इंटरैक्ट करते हैं। जो हमारा जनरल इंटरैक्शन होता है लोगों के साथ में, वह वैयक्तिक संचार का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद में आता है पारस्परिक संचार, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पारस्परिक जिसे कहा जाता है संचार, इसमें एक्चुअली यह एक व्यक्ति जब अपने आप के साथ में संचार करता है या अपने आप से जो बातें करता है, जिसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। कई बार कहते हैं ना कि अपने मन के अंदर झांक के देखो, खुद के अंदर झांक के देखो। या कई बार हम कहते हैं कि जब हम किसी चीज के बारे में निर्णय लेना चाहते हैं तो ये कहा जाता है कि हमेशा अपने दिल की बात सुननी चाहिए, दिमाग को कई बार एक तरफ कर लेना चाहिए। या ये कहा जाता है कि आपका जो ज़मीर है वो आपको हमेशा सही दिशा दिखाता है, वो आपको कभी भी रास्ते से भटकने नहीं देता। तो आपने कभी अपने मन को नहीं देखा है, कभी अपने दिल को नहीं देखा है, या आपका दिल जो होता है वो आपसे जुदा नहीं होता है। लेकिन किसी भी टॉपिक के बारे में आप सोचें, जैसे आपको ये है कि मुझे कल से पढ़ाई शुरू कर देनी है, मैं रेगुलर पढ़ाई करूंगी, ये आपने सोचा। उसके बाद में जब कल आपने जो टाइम सोचा था पढ़ने का और आपका उस समय अगर मन नहीं है तो एक आवाज आती है आपके अंदर से कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ो। और दूसरी आवाज आती है कि नहीं अभी तो बहुत थकान हो रही है, या अभी तो ये काम बाकी है, या अभी तो ये करना है, या चलो थोड़ी देर बाद में कर लेंगे। तो ये जो विरोधी जो आवाजें जो आपके खुद के अंदर से ही आ रही होती हैं, ये पारस्परिक संचार के अंतर्गत आती है। तो जो इंट्रापर्सनल यानी खुद
व्यक्ति की खुद से जो बात होती है वह इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। और एक व्यक्ति के लिए इस प्रकार का कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जो व्यक्ति स्वयं अपने आप से किस प्रकार की, कहते हैं ना, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। तो ये जो सोच है वो भी वास्तव में आपके दिमाग का जो संदेश है, या दिमाग में जो संदेश उत्पन्न हो रहे हैं, जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और उस विचारों से प्रभावित होकर आप जिस तरह से एक्ट करते हैं, या आपका जो बिहेवियर होता है, या आपका जो व्यवहार होता है, वह प्रभावित होता है। तो पारस्परिक संचार जो है वह बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है और बहुत अधिक महत्व रखता है। तीसरे प्रकार का जो संचार है वह है सामूहिक संचार। दूसरा हम पढ़ चुके हैं, तीसरा है सामूहिक संचार। सामूहिक संचार, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। और व्यक्तियों के समूह में जब कोई संदेश का आदान प्रदान होता है तो वह सामूहिक संचार के अंतर्गत आता है। सामूहिक संचार के अंतर्गत कोई मीटिंग हो सकती है, या जब आपके परिवार के सभी सदस्य मिल बैठकर जब बात करते हैं तो वह भी सामूहिक संचार के अंतर्गत आता है। या आप सब लोग फ्रेंड्स जब सब मिलते हैं और मिलकर बात करते हैं तो वह सामूहिक संचार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जहाँ भी 3 से अधिक लोग मिलकर बातचीत कर रहे हैं, या उनके बीच में संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, या ये अगर वन वे कम्युनिकेशन भी है कि एक जना बोल रहा है और दूसरे जने सुन रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया है यह सामूहिक संचार के अंतर्गत आती है। इसके बाद में आता है सामाजिक संचार। सामाजिक संचार के अंतर्गत किसी एक पर्टिकुलर समाज में जो संदेशों का आदान प्रदान होता है वह सामाजिक संचार के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं जो हम त्योहार मनाते हैं, या त्योहार से या धर्म से रिलेटेड जो हमारी गैदरिंग्स होती हैं, जैसे मंदिर होता है, वहाँ पे कोई कथा चल रही है, या दिवाली का एक गेट टुगेदर रखा गया है, या होली का एक गेट टुगेदर रखा गया है, या कोई छोटी मोटी पार्टी रखी गई है, या छोटा मोटा सेलिब्रेशन रखा गया है। तो यहाँ पे जो सोशल गैदरिंग होती है, या समाज से संबंधित जो गैदरिंग होती है, या आजकल युवक युवती मिलन जो सम्मेलन होता है जिसमें कि वे अपना जीवन साथी चुनते हैं, तो इस प्रकार के जो संचार कहलाते हैं वे सामूहिक संचार के अंतर्गत आते हैं, सामाजिक संचार के अंतर्गत आते हैं। और आखिरी प्रकार का जो संचार है वह है जन संचार। जन संचार आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और विशेषकर जो सोशल मीडिया है या इंटरनेट है उसके द्वारा जो संदेशों का आदान प्रदान होता है वह जन संचार माध्यमों के अंतर्गत आता है। हालांकि यह लिखित सामग्री भी हो सकती है, और केवल दृश्य सामग्री हो सकती है, केवल श्रव्य सामग्री हो सकती है, या सम्मिलित रूप से श्रव्य दृश्य सामग्री हो सकती है। इनके तीनों को मैं एग्जाम्पल देके बताऊंगी। जैसे कि अखबार जो होते हैं वो एक ही साथ बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचते हैं, तो ये एक जनसंचार का माध्यम है। इसके अलावा आप लोग देखते होंगे कि जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, चाहे वो लिखित रूप में हो, जो अखबारों के साथ में एक पेपर सा आ जाता है कई बार, जिसमें कोई भी नया आउटलेट या कंपनी या कुछ भी अपने विज्ञापन का कार्य करती है, और उनकी जो विशेषताएं हैं उससे संबंधित वो बातें उसमें लिख देती है। तो ये जो है ये दृश्य संचार के जनसंपर्क के साधन हैं। इसके अलावा श्रव्य के अंतर्गत आता है, आप लोगों ने सुना होगा कई बार आपके घर के पास से कोई ऑटो वाला या रिक्शे वाला जा रहा होता है और उस पे लाउड स्पीकर लगा होता है, और एक वह किसी कार्यक्रम के बारे में या
किसी कोई नई व्यवस्था कोई हुई है या सरकार का कोई कार्यक्रम है, उसके बारे में वो जो लाउड स्पीकर है उस पे संदेश चलता रहता है और वो जगह जगह पे घूमता रहता है। तो आप अपने घर में होते हैं, आप चाहे उस रिक्शे वाले को देखें या ना देखें, लेकिन उस आवाज के द्वारा ही जो है बात जो है वो अंदर घरों में बैठे हुए लोगों तक भी पहुंच जाती है। इस चीज से मुझे एक एग्जाम्पल याद आया, जो कि ये जो आवाज मैं आजकल रोज सुनती हूँ वह एक वो जो जगह मतलब आपके घरों से जो कचरा लेने आता है तो वो एक बड़ा सा गीत बजाता है, वो कचरा वाला आया जरा घर से कचरा घर से निकाल, ऐसे करके एक बड़ा तेज आवाज में वो लाउड स्पीकर के साथ में वो गाड़ी घूमती है और लोग बाग जो है अपने घरों का कचरा निकाल निकाल कर उन्हें उस गाड़ी में डाल देते हैं। तो ये एक स्वच्छता का जो संदेश दिया गया है उसके लिए यह एक माध्यम है जिसमें ना सिर्फ वो ये काम कर रहा है बल्कि उस लाउड स्पीकर के द्वारा स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। दृश्य श्रव्य साधन में आपको बता चुकी हूँ। तीसरा प्रकार है श्रव्य दृश्य या दृश्य श्रव्य साधन, जिसमें दोनों ही प्रकार के काम एक साथ होते हैं, यानी सुनना भी हो रहा होता है और देखना भी हो रहा होता है। इसके अंतर्गत हमारी जो टीवी है या हमारा मोबाइल है, ये दृश्य श्रव्य साधनों के अंतर्गत आता है। या कोई चार्ट और पोस्टर्स जो लगे होते हैं जगह जगह पर, जैसे आजकल मास्क लगाने के लिए जगह जगह चार्ट लगा रखे हैं जिसमें आपको आपके मुख्यमंत्री ये संदेश देते हुए नजर आ सकते हैं कि मास्क जो है वह लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, या कोरोना से बचने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो ये जो होर्डिंग्स और ये पोस्टर्स ये आप जगह जगह देख सकते हो, ये दृश्य साधनों के अंतर्गत आ सकते हैं। और रेडियो के द्वारा जो स्पीचेस या इसके बारे में जो सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं वो श्रव्य साधन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वे साधन जिनमें देखने के साथ सुनने के साथ साथ देखने का कार्य भी हो रहा है, वे श्रव्य दृश्य साधनों के अंतर्गत आते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टीवी प्रोग्राम्स, जिनके बारे में आप विभिन्न संदेशों को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। तो ये था कि कितने लोगों तक हमारा जो संचार है वो पहुंच रहा है या कितने लोगों तक अप्रोच हो रही है, उसके आधार पर संचार के कितने प्रकार हो सकते हैं। अब इसका जो अगला प्रकार है वह है कि किस माध्यम के द्वारा ये संचार जो है या संदेश दिया जा रहा है, उसके आधार पर यह वर्गीकरण है। इसमें सबसे पहला है शाब्दिक या मौखिक संचार। ये केवल मनुष्य के लिए ही संभव है शाब्दिक या मौखिक संचार को कर पाना, क्योंकि भाषा का जो विकास है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के मध्य ही हुआ है। बाकी जितनी भी प्रजातियां जानवरों की है उनके बीच में यह संभव नहीं है। वे अगले प्रकार का या दूसरे प्रकार का संचार अपने जीवन में यूज करते हैं, लेकिन शाब्दिक संचार जो है वह केवल ह्यूमन बीइंग्स के लिए या मानवों के लिए ही संभव है। चाहे वह किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो, चाहे इंग्लिश बोल रहा हो, हिंदी बोल रहा हो, मारवाड़ी बोल रहा हो, या राजस्थानी बोल रहा हो, या गुजराती, पंजाबी, किसी भी साउथ इंडियन या जैसे कि मलयाली भाषा है या तेलुगु भाषा है, किसी भी भाषा का अगर वो इस्तेमाल कर रहा है, हमारे देश में तो इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो जिन संचार में जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है या भाषा का प्रयोग किया जाता है, यह कहलाता है शाब्दिक या मौखिक संचार। इसके बाद में आता है लिखित संदेश, यानी बोलकर या कहकर या मौखिक रूप से जब
संचार या संदेश नहीं दिया जाता, उसको लिखित रूप में दिया जाता है, तो वह लिखित संदेश आता है। इसमें हम जो भी चार्ट होते हैं, पोस्टर होते हैं या नोटिस लगाए जाते हैं या जो अखबार है या किताबें हैं, ये सारे के सारे लिखित संदेशों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो हम आपके साथ में पीडीएफ फाइल नोट्स की शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, वह भी आपके लिखित संचार के अंतर्गत आती है। इसके बाद में आते हैं शब्दहीन संचार। ये जो शब्दहीन संचार है या शब्दहीन संदेश है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट मेरी पिछली कक्षाओं में दिया था, पर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि यह जानकारी आपके सिलेबस में तो है ही है, लेकिन यह जानना बड़ा रोचक भी है कि बिना बोले भी या बिना शब्दों के प्रयोग से भी हम अपनी बात को किस तरह से दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, या बिना शब्द को यूज किए भी किस तरह से संदेशों का आदान प्रदान हो सकता है। तो वह कहलाता है शब्दहीन संदेश, यानी जिसमें किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है और ना ही उन किसी भी लिखित प्रकार से वो संदेश पहुंचाया जाता है। शब्दहीन संदेश भी कई प्रकार से दिया जा सकता है। उसमें सबसे पहला है शारीरिक भाषा, जिसे कि काइनेटिक्स कहा जाता है, या आपने ये टर्म बहुत आसानी से सुनी होगी, बॉडी लैंग्वेज। कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं कि वो किस तरह के कपड़े पहने हुए है, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है, वो साफ सुथरा है कि नहीं, और किस तरह से वो बात करता है। ये सारी की सारी चीज़ें आप उसको पहली बार जब मिलते हैं तभी या किस तरह से बात करता है, अगर बाद में भी हम शुरू करते हैं तो हम किसी व्यक्ति से बात करना शुरू करते हैं उससे पहले ही हम उसके जो बाहरी चीज़ें हैं या उसकी बॉडी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे उसने क्या पहन रखा है, वो किस तरह से खड़ा है, उसका क्या पोस्चर है, उसके हाव भाव कैसे हैं, और भी कई चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको बताऊंगी। तो बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं चेहरे के भाव, आंखों का मिलना, हाव भाव, सिर जो है वो किस तरह से रखा हुआ है उस व्यक्ति ने, और अगर वो कुर्सी पे बैठा है तो किस तरह से बैठा है, अगर वो किसी से बात कर रहा है तो वो उसके हाव भाव क्या है, इसके अलावा उसकी शारीरिक आकृति क्या है, और कुल मिला के उसकी अपीयरेंस यानी बाह्याकृति क्या है। ये सारे के सारे बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। चेहरे के भाव के अंतर्गत आप देखिए, किसी व्यक्ति को आप देखेंगे तो वो बहुत ही स्निग्ध सा, और उसके ऊपर उसके चेहरे पे बड़े जैसे हम संत महात्मा जो अच्छे लोग होते हैं उन लोगों के हम चेहरे पे देखते हैं तो एक अजीब सी शांति का एहसास हमें होता है, और लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो कितना सरल है और इसमें कितनी आत्मीयता है, जबकि हमने सिर्फ उसके चेहरे को ही देखा है, लेकिन एक संदेश हमें उस व्यक्ति से मिल जाता है कि हाँ ये व्यक्ति बात करने लायक है या नहीं। इसके विपरीत आप कुछ व्यक्तियों को देखेंगे तो उनकी आंखों की बात अगर हम बात करें तो कहते हैं कि दिल का राज जो है या व्यक्ति का राज जो है उसकी आंखें खोल देती हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है कि वह कैसा है तो आप उसकी आंखों में देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि आंखें जो हैं वो हमारे मन के भावों को बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त करती हैं। अगर आपने जो सिनेमा के जो कलाकार हैं उनके बारे में आपने देखा होगा कि कई बार वो डायलॉग्स नहीं बोलते हैं, केवल वो अपने चेहरे के भावों से ही पूरी बात कह जाते हैं। तो ये आता है चेहरे और आंखों के भाव के बारे में। उसके बाद में पूरा जो बॉडी लैंग्वेज यानी पूरे जो शरीर के हाव भाव हैं, जैसे कि मैं किसी व्यक्ति से मिलती हूँ तो
मेरा उससे मिलने का तरीका किस तरह से है, या अगर मैं कुर्सी पे बैठी हूँ तो मैं क्रॉस लेग बैठी हूँ या मैं क्रॉस लेग करके नहीं बैठी हूँ, पैर किस तरह से मैंने रख रखे हैं, कुर्सी पे मैं पीछे टिक के आराम से बैठी हूँ या स्ट्रेट बैठी हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि जब आप मतलब जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जब जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए और जो कैंडिडेट होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। दोनों की बॉडी लैंग्वेज से साफ पता लग जाता है कि कौन तो इंटरव्यू लेने वाला है और कौन इंटरव्यू देने वाला है। इसके अलावा इंटरव्यूअर किस तरह से बैठता है उस चेयर पे जाके, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सूक्ष्म लेवल पे जाके नोटिस करते हैं, जिससे उन्हें ठीक है सब्जेक्ट की नॉलेज जाननी है या काम की नॉलेज जाननी है वो तो वो पूछ कर भी जान सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उनकी कंपनी के लिए या उस जगह के लिए या उस कार्य के लिए कितना काबिल है या कितना सही रहेगा, ये उसके जो शारीरिक हाव भाव हैं उनके द्वारा या उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके द्वारा भी काफी हद तक पता लग जाता है। वो कॉन्फिडेंट है या नहीं, बोलते समय हो सकता है जवाब दे रहा हो, लेकिन अगर जवाब देने में वो बार बार अटक रहा है तो या घबरा रहा है तो उसकी घबराहट जो है वह उसके बोलने के तरीके से या उसके शारीरिक हाव भाव से नजर आ जाती है। या अगर वो कॉन्फिडेंट है तो यह भी उसके बातचीत करने के तरीके से नजर आता है। इसके अलावा आंखों का जो आई कांटेक्ट है वो भी बता सकता है। एक तो आंखों में भाव के बारे में मैंने आपसे बात की थी, इसके अलावा जो आई कांटेक्ट है, कई बार हम लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति की आंखों में शर्म ही नहीं है, तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि भाई ये शर्म है या शर्म नहीं है? ऐसा नहीं है ना, उसकी किसी व्यक्ति की आंखें ही बता देती हैं कि उस व्यक्ति में शर्म है या नहीं है। तो ये कैसे पता लगता है? ये उसके भाव से पता लगता है। इसी तरह से जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो अगर आप आमने सामने उसकी आंखों में देखकर बात करते हैं तो वो आपको कॉन्फिडेंस दिखाता है। या अगर आपने कोई गलत काम कर दिया है और आप गिल्टी हैं, तो जब आप अपने पेरेंट्स के सामने जाते हैं तो कई बार वो जब आपसे सवाल जवाब करते हैं तो आप उनसे नजरें चुरा रहे होते हैं, आप उनके सामने नहीं जाते हैं। या अगर वो आपको रोक के कोई बात पूछ भी लेते हैं और आपको लगता है कि आपने कोई काम गलत किया है तो आप उनकी आंखों में नहीं देखते हो, आप इधर उधर देखते हो या नीचे देखते हो। तो ये आपकी आंखें ही बता देती हैं कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिससे कि आप शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से आंखें जो हैं वो भी हमारे जो मनोभाव हैं उनको दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा देती है। इसके बाद में सिर और शारीरिक मुद्रा, ये मैंने आपको बताया अभी पहले भी मैं बोल रही थी। इसमें ये है कि जैसे कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा तने हुए रहते हैं, जो बॉसी लोग होते हैं, जो अथॉरिटेटिव लोग होते हैं या ऊंचे जो पोस्ट पर होते हैं, आप उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी शरीर या गर्दन जो है वो ऐसे तनी हुई रहेगी और वो जब आपसे बात करेंगे तो वो बिल्कुल भी ऐसी उनकी ढीली ढाली सी बॉडी नहीं होती है, वो हमेशा एक स्मार्ट वे में और एक प्रेजेंटेबल वे में आपके सामने रहेंगे। जबकि अगर कोई याचक या कोई आप भिखारियों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो हमेशा दीनहीन वाली स्थिति में, वो अपनी गर्दन ऊंची करके, और अभी देखो मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रही हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है। तो इस तरह से जो शरीर के हाव भाव हैं या शरीर की जो पोजीशन है वह भी बहुत अच्छी तरह से आपके मन के भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देती है। फिर है आकृति और यानी आपकी बॉडी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं या बहुत ज़्यादा पतले हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो ये पता लग जाता है कि आप का जो पोषणिक स्तर है या
आपकी जो कैलोरीज इनटेक है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो ये पता लग जाता है कि आपका जो पौष्टिक स्तर है या एनर्जी इनटेक है वो नॉर्मल से कम है। इसी प्रकार से आपके जो बाल हैं या आपकी त्वचा का रंग है वो आपके शरीर के बारे में, शरीर की स्थिति के बारे में बहुत सारी बातें कह देती है। इसके अलावा जो बाह्य कृति है वह भी इसी के अंतर्गत आ गया कि ओवरऑल आपकी अपीयरेंस कैसी है, यानी आपने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा शोई किस्म के कपड़े पहनते हैं, लेकिन वही कपड़े पहन के हम वर्किंग प्लेस पे तो नहीं जा सकते। तो हर एक जगह का एक ड्रेस कोड होता है, या यूँ कह लीजिए, या जैसे हम आर्मी के पर्सन को देखते हैं तो हमें उसके मन में, या जो भी यूनिफॉर्म पर्सन होते हैं उनको देखते ही हमारे मन में एक सम्मान का भाव उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि वो जो यूनिफॉर्म उसने पहनी हुई है ये संदेश दे रही है कि वो देश की रक्षा करने के लिए या हमारी रक्षा करने के लिए दुश्मनों से वो कार्यरत है या वो तैनात है। तो एक सम्मान की भावना हमारे मन में उसके लिए प्रदर्शित होती है। तो मेरे ख्याल से कोई अंत नहीं है इसके, मैं पता कितने भी एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि शब्दहीन भाषा या शारीरिक भाषा भी कितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है, कितनी ज़्यादा मुख्य हो सकती है एक संदेश को दूसरे व्यक्ति तक या किसी भी व्यक्ति के बारे में दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए। इसके बाद में आती है स्थान, भाषा या वातावरण। आपने देखा होगा कि जैसे आप कॉलेज में आते हैं तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल का चैम्बर नजर आएगा। उसके आसपास में आपको जितने भी ऑफिशियल वर्क जो होते हैं उससे रिलेटेड लोगों का चैम्बर्स मिलेंगे, या सबसे पास में उनके जो कमरा होगा वो उनके पर्सनल सेक्रेटरी का होगा। तो इसी तरह से ये जो स्थान होते हैं या मंदिर है तो वहाँ उसकी बनावट इस तरह से होगी जहाँ आपको दूर से ही देख के पता चल जाएगा कि ये मंदिर है या ये मस्जिद है या ये चर्च है। तो इस तरह से किसी स्थान की बनावट भी या उस जगह का वातावरण इस तरह से क्रिएट किया जाता है। जैसे आप किसी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ का वातावरण ऐसा होता है कि आपको उस जगह बैठ के एक शांति का अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है? और वो भावना आपको सब्जी मंडी में जाके कभी भी नहीं मिलने वाली है। तो ये स्थान विशेष का प्रभाव है जिससे कि जहाँ आपको ये संदेश मिल रहा है कि हाँ ये शांत जगह है, यहाँ आपके मन को शांति प्राप्त होगी, जबकि सब्जी मंडी में आप उस शांति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये उस स्थान का प्रभाव है, या इसको कहा जाता है स्थान, भाषा या स्पेस लैंग्वेज। उसके बाद में आता है समय की अभिव्यक्ति। समय कौन व्यक्ति समय का मैनेजमेंट किस तरह से करता है, कितना समय का पाबंद है, और जैसे कोई कंपनी है वो कितने समय से अपना काम कर देती है या अपने काम करने में समय को कितना अधिक महत्व देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी टेलर से कपड़े सिलवाते हैं, वो आपको कहता है कि 4 दिन में आपको कपड़े मिल जाएंगे। अब उसने 4 दिन का वादा कर दिया है और चौथे दिन जब आप जाते हैं या उससे पूछते हैं कि आपके कपड़े सिल गए, अगर आपको हाँ में जवाब मिलता है तो आपके पास क्या संदेश जाता है कि यह व्यक्ति समय का बड़ा पाबंद है, इसने जो समय दिया था उसमें इसने काम कर लिया। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपको कहता है कि नहीं अभी तो 2 दिन और लगेंगे, फिर 2 दिन बाद में फिर आप पूछोगे तो फिर वो कहेगा नहीं अभी तो 2 दिन और लगेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समय का बिल्कुल भी पाबंद नहीं है। जबकि उसने अपने मुख से ये नहीं कहा होता है कि भाई मैं समय का पाबंद नहीं हूँ, लेकिन आप उस व्यक्ति के बारे में समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति समय का पाबंद नहीं है और विश्वास करने लायक नहीं है। तो अगली बार या तो आप उसके पास जाएंगे ही नहीं, और अगर मजबूरीवश आपको जाना भी पड़ा तो आप उसको बार बार ताकीद करते रहेंगे, भाई तू कपड़े टाइम से दे देना, भाई तू कपड़े टाइम से दे देना, मुझे बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गई ये बात? उसके बाद में फिर है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज जो है
उसमें ये जो आपके मीडिया वगैरह जो है उनके द्वारा जो भाषा इस्तेमाल की जाती है, या इसके अलावा पैरा लैंग्वेज जो होती है एक जिसको हम सिक्स्थ सेंस जिसको कहते हैं, वो भी पैरा लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। उसके बाद में आता है साइन लैंग्वेज। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साइन लैंग्वेज का एक बेस्ट एग्जाम्पल इस वीडियो के समाप्त होते होते मैं आपको देना चाहूँगी। वैसे तो ये जो मूक बधिर बच्चे होते हैं उनके लिए आपने देखा होगा वे साइन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि आप किसी अपनी फ्रेंड से मिलते हैं होते हैं और वो दूर से आ रही होती है और आपको लगता है कि आज वो बहुत अच्छी लग रही है, तो आप क्या करते हो, ये निशान है ना, या आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आप क्या करते हो, थम्स डाउन कर देते हो, या आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप क्या करते हो, आजकल आप मोबाइल जो संदेश देते हो तो उसमें आइकन्स बने होते हैं, तो वो ये सारी की सारी साइन लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। इनफैक्ट ये जो वीडियो हम आपके साथ में शेयर करते हैं, जब आप इसको सब्सक्राइब करते हो या लाइक करते हो तो हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, इतने बच्चे हमारे वीडियोस को सुन रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, यानी पसंद कर रहे हैं। उसको आप कैसे, आपने हमें कहा तो नहीं, आप हमसे मिलते नहीं हो, लेकिन अगर आप वो एक लाइक का अगर आप उसको छू भर देते हो तो हम तक आपका संदेश पहुंच जाता है। और अगर आप लाइक नहीं करते हो तो हमें मायूसी होती है कि कोई हमारी इतनी मेहनत से बनाए गए वीडियोस कोई देख नहीं रहा है। तो साइन लैंग्वेज जो है वो भी आजकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और नए अर्थों में महत्वपूर्ण हो गई है। बाकी इसका जो प्रयोग किया जाता है वो तो हमेशा से होता आ रहा है, जब से जो मानव सभ्यता का विकास हुआ है। और क्योंकि यह जानवरों में भी उपस्थित है साइन लैंग्वेज, इसलिए ये सिर्फ मानवों में नहीं बल्कि जंतु जगत में भी उपस्थित है। मेरे ख्याल से आपको अब अच्छी तरह से जो संचार के सभी प्रकार हैं वो समझ में आ गए होंगे। और आज की क्लास में यहीं समाप्त करती हूँ। और मेरे ख्याल से इस बार मुझे लाइक्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि आपको साइन लैंग्वेज के बारे में समझ में आ गया है। तो अब संचार के ही अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।